हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एमजी लाइव क्लासेज पर। तो मेरे भाई, हम हीट चैप्टर का आज नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो लेकर आए हैं। आज हम अपने पूरे फिजिक्स के हर एक चीज़ पॉइंट को क्लियर कर लेंगे और नेक्स्ट डेज हम सभी छोटे छोटे वीडियो को एक में ऐड करके 4 घंटे 5 घंटे की जो हमारी वीडियो होगी एक साथ आपको अगले दिन प्रोवाइड करा देंगे। कल हमने फिजिक्स में क्या पढ़ रखा था मेरे भाई कि वाइट लाइट जो होती है, प्रकाश की जो ऊष्मा होती हैं, ये ब्लैक चीज़ पर अवशोषित होती हैं, ब्लैक पर वाइट पर अवशोषित नहीं होती हैं। जब गर्म ग्लास में ठंडा पानी डालते हैं तो ग्लास चटक जाती है, और जब किसी कांच के ग्लास में गर्म चाय को डालते हैं तो इसकी पचक जाती है, चटक जाती है। ये सब कारण क्या था, इन सब चीज़ों को कल हमने देख लिया था। अब मेरे भाई, आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम क्या करने वाले हैं कि आज उसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। अब बात करेंगे हीट ट्रांसफ़र, कि हीट का ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे होता है। कि मतलब देखते हैं, जैसे आप लोग की कोई राड होती है, राड, जैसे एग्जांपल पर समझिए आप लोग, ये राड है। अगर राड के इस कोने को हम लोग गर्म करते हैं तो धीरे धीरे हम यहाँ पर टच करते हैं तो यहाँ पर भी चीज़ जलने लगती है। तो मेरे भाई, यही होता है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र कितने प्रकार से होता है, आज इस चीज़ को हम देखने वाले हैं और एक एक पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे मेरे भाई। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। चलिए फिर बात करते हैं आज का पॉइंट क्या मेरे भैया, तो हीट ट्रांसफ़र सॉरी, हिंदी में लिखते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण कि हीट एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाता है। तो मेरे भाई, ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है ना, ये टोटल 3 तरीके से होता है। एक तरीका हमारा होता है चालन तरीका, जिसको मेरे भाई बोलते हैं कंडक्शन। सेकंड तरीका मेरे भाई हम लोग के पास होता है संवहन। तीसरा तरीका मेरे भाई होता है हम लोगों के पास रेडिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकिरण। मतलब हीट का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन तीनों प्रोसेस के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। पहला है हमारा चालन। तो हम पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, हमारा चालन जो प्रोसेस है, इस चालन प्रोसेस में क्या होता है। तो आप लोग डालिएगा पहला पॉइंट, चालन, जिसको बोलते हैं कंडक्शन। अब मेरे भाई बात समझिए, चालन प्रक्रिया में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। तो मेरे भाई मान लेते हैं कोई ठोस वस्तु है, यहाँ पे समझते हैं कि हमारा एक राड है। तो राड मेरे भाई, आप सभी लोग को पता होगा, ठोस वस्तु, तो इनके जो कण होंगे काफ़ी पास पास होंगे। इसमें तो कोई किसी को दिक्कत होनी ना चाहिए। मैंने ये सब छोटी छोटी बात आप लोग को पहले ही बता रखा है कि अगर ये कोई ठोस पार्ट है तो इसके जो कण होंगे काफ़ी पास पास होंगे, काफ़ी घनिष्ठ होंगे, और इनके बीच में एक आकर्षण बल काम करेगा। क्लियर मेरे भाई। तो जब इस राड के हम इस कोने को गर्म करते हैं, मान लेते हैं हम इस पोजीशन पर या इस कोने पर हीट दे रहे हैं, तो आप लोग देखते होंगे कुछ टाइम के बाद, मान लेते हैं 1 मिनट या 2 मिनट के बाद, राड का हमारा ये सिरा भी जलने लगता है। तो इसमें ऐसी क्या प्रोसेस होती है, तो मेरे भाई इसमें क्या होती है कि जैसे हम हीट दे रहे हैं तो हीट के कारण ये कण गर्म होगा, ये कण गर्म होकर इसको गर्म करेगा, इसको गर्म करेगा, इसको गर्म करेगा, ऐसे करते करते हीट यहाँ तक ट्रांसफर हो जाती है। समझिए जैसे क्या, समझिए ध्यान से आप लोग। जैसे हम व्यक्ति 2 लोग हैं, मान लेते हैं एक व्यक्ति हमारे बगल में इधर है, एक व्यक्ति और, हम टोटल 3 लोग हैं। हमने इनके हाथ को पकड़ लिया और इनके भी हाथ को हमने पकड़ लिया। अब क्या हम बोल रहे हैं कि मेरे को किसी प्रकार से हीट किया जा रहा है, तो हमारा हीट हमारे से हीट होते 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 हीट का ट्रांसफर यहाँ से उनके पास पहुँच रहा है, और हमारा हीट यहाँ से होते होते यहाँ पर इनके पास पहुँच रहा है। इसका मतलब क्या मेरे भाई, कि मैं कहीं पर भी मूव नहीं हो रहा हूँ, ना कि इनको हीट देने के लिए मैं इधर जा रहा हूँ, या ना मैं इनको हीट देने के लिए इधर जा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पोजीशन पर फिक्स हूँ। तो मेरे भाई, जो चालन प्रक्रिया होती है ना, इस चालन प्रक्रिया में यही बात होती है कि जब कोई कण किसी पार्ट के, इसको अगर इसका परिभाषा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जब किसी चीज को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो इनके कण
इनके कण बिना अपने स्थान से हिले, बिना अपने, इनके कण बिना अपने स्थान से हिले, ऊष्मा को स्थान से हिले, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। देखिए मेरे भैया, ये चालन का परिभाषा हो गया। मैंने इस प्रोसेस को आप लोग को समझा ही दिया। ये परिभाषा क्या बोल रहा है कि जब किसी भी चीज को गर्म किया जाता है तो इनके कण बिना अपने स्थान से हिले, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर देते हैं। बात को समझिए क्या, जैसे हमारे पास ये लोहे की रॉड थी, हमने यहाँ पर हीट देना प्रारंभ किया, हम हीट यहाँ पर दे रहे हैं तो हीट के कारण यहाँ पर कोई कण होंगे ना मेरे भाई, ये कण हीट होते हैं। अब ये कण हीट होने के बाद ये कण यहाँ नहीं जाते हैं, ये कण अपनी ऊष्मा को इसके पास त्यागेंगे। अभी हीट होगा तो इसको भेजेगा, ये हीट होगा तो इसको भेजेगा, इसको। ये प्रोसेस हो कैसे मेरे भाई, तो मैंने आप लोग को बता रखा है ना, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर हम इसको हीट देंगे तो ये चीज़ें गर्म हो जाएंगी, इनके पास टेम्परेचर अत्यधिक होगा, इनके पास अगर, जैसे देखिए आप एग्जाम्पल में यार समझिए, हमारे पास टोटल 3 कण हैं, हमने इस एक कण को हीट करना प्रारंभ किया। अगर हम इस हीट को प्रारंभ किया, हम कर दिया हीट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गर्म होगी, और ये मेरे भाई जब गर्म होगी तो इसके पास कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, और ये वाली चीज़ तो ठंडी है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर हमेशा हाई टू लो जाता है। तो इसके पास हाई टेम्परेचर है तो ये टेम्परेचर अपना इसको भेजेगा, फिर ये हीट होगा तो ये अपना इसको भेजेगा, अर्थात यही सेम प्रोसेस चलती है। ये कण ये नहीं कि इसको गर्म करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं या वहाँ पहुँचते हैं, अपनी स्थान पर फिक्स होते हैं, और अपने स्थान पर फिक्स होने के साथ साथ ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते रहते हैं। तो मेरे भाई यही कहलाती है चालन प्रक्रिया। चालन प्रक्रिया क्या होती है, जब किसी चीज को गर्म किया जाता है तो उसके कण बिना हिले, अपने स्थान से हिले हुए ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करते हैं। इस प्रोसेस को मेरे भाई चालन या कंडक्शन बोला जाता है। और इसका जो सबसे बेस्ट उदाहरण मेरे भाई है वो है लोहे की राड। लोहे की राड कहिए या फिर कह दीजिए ठोस, द्रव, ये गैस, तीनों में पॉसिबल चीजें हैं, लेकिन अधिकतम मात्रा में ठोस में होता है, फिर उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद एट लास्ट गैस में निम्न तौर पर। ठोस में तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया कि कैसे कैसे हमारी चीजें कैसे होती हैं। और द्रव का जो उदाहरण एक आता तुम्हारा आता है पारा एक द्रव है ना, पता आप लोग का, धातु एक द्रव है, तो उसमें मेरे भाई यही सेम प्रोसेस होती है। तो आप इसको नोट करिए चालन की परिभाषा को, और कर लीजिए कि ऊष्मा का स्थानांतरण टोटल 3 प्रकार से होता है। पहला क्या, चालन, दूसरा संवहन, तीसरा रेडिएशन। तो मेरे भाई इसको लिखने के बाद पहला हेडिंग डालिए चालन, और चालन का ये इसको लिखने के बाद ये बना लीजिएगा उदाहरण के तौर पर, फिगर के तौर पर, ताकि आपको चीजें और आसानी से समझ में आएंगी। और इसका तो कोई जरूरत नहीं है, इसको मैंने समझाने के लिए आप लोग को बता दिया, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बात करते हैं। हमारा जो दूसरा रहेगा मेरे भाई, तो हमारा रहेगा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हमारा रहेगा संवहन। तो आप लोग जल्दी से इस चीज को नोट कर लीजिए, आपके पास 2 से 4 सेकंड का समय, ताकि आप लोग इस चीज को नोट कर पाएं और स्क्रीनशॉट ले पाएं। ये क्या हो गया भाई, तो मेरा भाई मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोगों का ये चीज हो गया होगा। अब बात करेंगे हम सेकेंड नंबर संवहन के बारे में। तो मैं इसको रिमूव करता हूं, इसको रिमूव करने के बाद संवहन के बारे में बात कर लेता हूं जी। तो मेरे भाई हम लोग का पहला वाला तो हो गया, अब दूसरे वाले पर बात करते हैं। दूसरा वाला हमारा क्या है, तो संवहन। दूसरा वाला हमारा क्या है भैया, संवहन, जिसको के साथ कन्वेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, संवहन। अब संवहन मेरे भाई क्या है, तो संवहन समझिए, ध्यान समझिएगा इस चीज को, कि इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण,
इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कणों के मूव होने से इसमें ऊष्मा का स्थान कणों के मूव होने से होता है। समझिए मेरे भाई एग्जांपल के तौर पर क्या, समझिए मेरे भाई हमारे पास ये बीकर में थोड़ा सा पानी हो गया और इस पानी को हम हीट करना स्टार्ट कर दिए। अब समझिएगा क्या होता है, हीट करना स्टार्ट कर दिए, हीट करेंगे तो ये पानी के कण कहीं ना कहीं आपस में क्या मेरे भैया होंगे, तो हीट होंगे। और आप सभी लोगों को पता होगा जब कोई हीट चीज होती है तो हमेशा ऊपर की तरफ भागती है, तो इसके कण मूव करके कहाँ नीचे पहुंच जाएंगे मेरे भाई, तो इनके कण नीचे से मूव करके कहाँ पहुंच जाएंगे, तो ऊपर की ओर पहुंच जाएंगे। ये बात क्लियर कि इनके कण हीट करने के बाद इनके कण नीचे छोड़कर ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं, पहला बात क्लियर। अब मेरे भाई जो ये होती है ना, ये ठंडी वाली, ये फिर पानी के कण नीचे आने लगते हैं। जैसे जो कोई ठंडी चीज तो भारी होती है वो नीचे आती है, और जब कोई गर्म चीज होती है जैसे पानी, उसको हीट करेंगे तो वो ऊपर की तरफ भागेगी। जैसे एग्जांपल में समझिए, आप पानी को हीट करते हैं तो बुलबुला छोड़ छोड़ के ऊपर चढ़ता है, और हीट करते तो पानी वाष्प बनकर उड़ने लगता है। इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज जितना ज्यादा गर्म होगी वो उतना ऊपर की तरफ भागती है। तो ये बात आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो मेरे भाई जो दूसरा हम लोग का समूहन है ना, वो समूहन यही है कि इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कणों के मूव होने से होता है। एग्जाम्पल में आप लोग पानी को देख सकते हैं, और ये हमारा जो समूहन का प्रोसेस है, ये हमारे भाई द्रव तथा गैस में पॉसिबल है। ये प्रोसेस ठोस में नहीं हो सकती। ठोस में क्या होता है कि सीधे सीधे एक कण से दूसरे कण में मूव हो बिना विदाउट मूव हुए ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। लेकिन समूहन में प्रोसेस क्या मेरे भाई, जस्ट उसका अपोजिट, कि इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कणों के मूव होने से होता है। तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा समूहन प्रोसेस क्या है, तो समूहन प्रोसेस में यह होता है कि कणों का जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो कणों के मूव होने से होता है। और कैसे होता है मैंने आप सभी लोगों को इस एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया, तो आप दूसरा नोट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं तीसरी का। तीसरा काफी आसान है। तीसरा आसान क्या है मेरे भाई, जो विकिरण है ना, विकिरण, इसमें किसी भी मीडियम या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये ना कि कण को मूव कराए वो कराए, ऐसे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ये वैक्यूम कंडीशन में अप्लाई हो जाता है। वैक्यूम कंडीशन में मतलब निर्वात के केस में हमारा विकिरण का प्रोसेस काम करता है। जैसे आप एग्जांपल तौर समझिए, जो सूर्य की किरणें हमारे पृथ्वी पर आती है ना, ये सबसे बेस्ट उदाहरण है रेडिएशन का। मतलब सूर्य, ये एग्जांपल आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है क्या, कि जब भी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है वो किस माध्यम या किस तरीके से आती हैं, तो मेरे भाई वहां से जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उस जगह से पृथ्वी पर, वो होता है रेडिएशन के थ्रू। तो इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि इनको वैक्यूम कंडीशन में देखा जा सकता है। और जो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है वो क्या है, सूर्य से ऊष्मा का पृथ्वी पर आना। सूर्य से ऊष्मा का पृथ्वी पर आना। तो मेरे भाई मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको छोटी सी कॉन्सेप्ट थी, समझ में आ गई होगी। एक बार मैं इन तीनों को बढ़िया से रिवाइज कर देता हूं। पहला समझिए क्या है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण टोटल 3 प्रकार से होता है। पहला मेरे भाई क्या होता है, तो कंडक्शन होता है, जिसको कि हिंदी में चालन कहते हैं। दूसरा हमारा होता है कन्वेक्शन, जिसको हिंदी में संवहन करते हैं। तीसरा हमारा होता है मेरे भाई रेडिएशन, जिसको हिंदी में विकिरण कहते हैं। अब चालन में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो कैसे होता है, तो वो होता है जिस भी चीज को हम गर्म कर रहे हैं उनके कणों को बिना मूव किए हुए ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रहा है, तो प्रोसेस हमारी कहलाएगी कंडक्शन या चालन की प्रोसेस। एग्जाम्पल में ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में पॉसिबल है। क्लियर। सेकंड क्या मेरे भाई, संवहन मतलब कन्वेक्शन। इसमें क्या होता है, जब किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो इनके कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं। तो इस प्रकार का जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो ये हमारा संवहन के अंतर्गत आता है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण पानी को गर्म करना या द्रव या फिर गैस, ये हो जाएगा। तीसरा मेरे भाई क्या है, विकिरण मतलब रेडिएशन। जब किसी चीज को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ऊष्मा स्थानांतरण के लिए अगर किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो वहां पर काम करता है रेडिएशन का प्रोसेस। और इसका जो सबसे बेस्ट उदाहरण मेरे भाई क्या है,
कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचना रेडिएशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए मेरे भाई, पहला आप लोगों ने नोट किया, दूसरा भी नोट कर लीजिए, तीसरा हेडिंग डालकर लिखिए इसमें वैक्यूम कंडीशन में अप्लाई होता है, और इसका उदाहरण लिखिएगा सूर्य से ऊष्मा का पृथ्वी पर आना। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको रिमूव करने के बाद एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरे भाई मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोगों का ये चीज़ हो गया होगा। अब इसको रिमूव करने के बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि रेडिएशन में, ये रेडिएशन जो प्रोसेस है ये लिक्विड में, ठोस में तो काम नहीं करेगी, क्लियर ही है। और जो ठोस है वो हमारा संवहन भी काम नहीं करेगा, और इसमें रेडिएशन में बस गैस और वैक्यूम की कंडीशन अप्लाई होगी, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा ये हो गया। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब इसको रिमूव करने के बाद एक नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आज का हम नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट बारे में अध्ययन कर लेते हैं। क्या मेरा भाई है आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस का समीकरण। मेरे भाई क्या होता है आदर्श गैस का समीकरण, आदर्श गैस का समीकरण। मेरे भाई ये होता क्या, सूत्र समझिए, पी वी बराबर एन आर टी। ठीक मेरे भाई, पी वी बराबर एन आर टी है, आइडियल गैस इक्वेशन है। अब इसका मतलब समझ लीजिए पी वी एन आर टी होता क्या है। तो पी का मतलब होता है प्रेशर, पी ई डबल प्रेशर। चलिए हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लेकिन आगे से हिंदी लिखता हूँ। आयतन, वी को बोलते हैं बैलून, ये हमारा प्रेशर हो जाएगा दाब। और हमारा यन, एन मेरे भाई होता है नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। आर मेरे भैया क्या होता है गैस कांस्टेंट। क्या होता है भैया गैस कांस्टेंट, मतलब गैसीय नियतांक। और टी मेरे भाई होता है टेम्परेचर, मतलब तापमान। ये बात समझ में आना क्या कि आपसे जब भी पूछा जाएगा आदर्श गैस समीकरण का इक्वेशन क्या होता है, तो पी वी बराबर एन आर टी होता है। पी बराबर एन आर टी होता है। पी का मतलब होता है प्रेशर, वी का मतलब होता है वैल्यू मीन्स आयतन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, मतलब हिंदी में मोलों की संख्या, और आर का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, मतलब गैसीय नियतांक, टी का मतलब होता है टेम्परेचर, हिंदी में बोले तो तापमान। मेरे भाई क्लियर। और आप सभी लोग पता हो किसी परमाणु मोलों की संख्या फिक्स होती है, और आर गैस कांस्टेंट तो है ही है, मतलब एन आर कांस्टेंट, तो बचा क्या मेरे भाई पी वी बराबर टी, यही ना बचा, एन आर तो कांस्टेंट है। अच्छा, आप इमेजिन करिए कि हम पी को कर देते हैं कांस्टेंट, मतलब हमारा जो प्रेशर है हम इसको कांस्टेंट कर देते हैं। अगर हम पी को कांस्टेंट कर देंगे इस पी को, तो हमारे पास बचेगा क्या, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इसका मतलब मेरे भाई क्या है कि हम टेम्परेचर को मान को जितना इंक्रीज करते जाएंगे हमारा वी का मान उतना ज़्यादा ही इंक्रीज करेगा। और ये कॉन्सेप्ट किसने दे रखा है मेरे भाई, तो चार्ल्स का नियम, यही चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स का नियम यही कहता है कि अगर स्थिर दाब पर आयतन के मान में स्थिर दाब पर अगर तापमान के मान में वृद्धि करेंगे तो उसके आयतन के मान में भी वृद्धि होगा। अब इस बात को आप लोग को मैंने बता रखा था जब ये फिगर बनाया था, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप सभी लोग पता होता था कि 4 से 5, 6, 7, 8, 9 मतलब तापमान बढ़ा रहे तो आयतन में वृद्धि होती जाती है। ये बात याद है कि भूल गए आप लोग। देखिए मैं चीज़ें जितना भी प्रीवियस का पढ़ाया हुआ हूँ सब आने वाले दिनों में आपके लिए यूज होने वाली है, तो आप इस चीज़ को भूलिएगा मत, याद रखिएगा। तो मेरे भाई पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ कि अगर हम P को प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, मतलब प्रेशर को नियत करते हैं, तो मेरे भाई जो V होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, मतलब नियत दाब पर
टेम्परेचर के मान में जितना ज़्यादा वृद्धि करेंगे उसके आयतन के मान में भी उतना ज़्यादा ही वृद्धि होता जाएगा। और यही नियम मेरे भाई कहलाता है चार्ल्स का नियम। और ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, एनटीपीसी सीबीटी 2 की 11 या 13 मार्च के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि चार्ल्स का नियम क्या है। तो चार्ल्स का नियम मेरे भाई यही है, नियत दाब पर तापमान के मान में वृद्धि करेंगे उसके आयतन के मान में भी वृद्धि होगा। ये हमारा चार्ल्स का नियम है। सेकंड मेरे भाई क्या है, सेकंड के बारे में बात करते हैं। इसको रिमूव करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है। पहला हो गया। अब मेरे भाई दूसरी बात आती है, एक बार तो हमने पी को कांस्टेंट कर दिया, अब हम बात करते हैं भी को कांस्टेंट करते हैं। भी को हम कांस्टेंट करते हैं। अगर हम भी को कांस्टेंट करेंगे, एन आर पहले से है, तो अब रिलेशन क्या बनेगा मेरे भाई, पी प्रोपोर्शनल टू टी। पी प्रोपोर्शनल टू टी। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को कि अगर हम भी को कांस्टेंट, पहली बार हमने पी को किया, दूसरी बार हम भी को कांस्टेंट कर रहे हैं। अगर भी को कांस्टेंट करेंगे तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आएगा। और ये मेरे भाई गे लुसॉक गैस का समीकरण इक्वेशन है। गैस गे लुसॉक लुकोस या लुकोस होता है मेरे भाई, देख लीजिएगा आप सभी लोग, शायद गैस लुकोस ही होता है। गे लुकोस का इक्वेशन है। इन्होंने अपने इक्वेशन में क्या बता रखा था कि नियत आयतन पर जब आयतन को हम फिक्स कर देंगे, मतलब वैल्यूम को फिक्स कर देंगे, तो टेम्परेचर के मान में हम जितना वृद्धि करते जाएंगे उसके प्रेशर में भी उतना वृद्धि होता चला जाएगा। मतलब या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं घुमाकर बात कि नियत आयतन पर जब किसी वस्तु के प्रेशर को इंप्रूव करते हैं तो उसके टेम्परेचर पर सेम इफेक्ट पड़ता है। किसका नियम है भैया, तो ये गे लुकोस का नियम है। और थर्ड मेरे भाई इक्वेशन क्या आता है, यहीं से हमने एक बार पी को कांस्टेंट कर दिया, एक बार हमने भी को कांस्टेंट कर दिया। अब मेरे भाई एक बार टी को कांस्टेंट कर देते हैं। टी को कांस्टेंट कर देंगे तो मेरे भाई जो हमारा पास इक्वेशन आएगा वो 1/v आएगा, क्योंकि इधर गुणा हो जाएगा, भागा मतलब 1/v बन जाएगा। ये बात क्लियर है ना मेरे भाई। तो ये मेरे भाई नियम कहलाता है बायल का नियम। क्या कहलाता है मेरे भाई, बायल का नियम। बायल का नियम क्या होता है कि नियत तापमान पर जब किसी वस्तु के आयतन में वृद्धि करेंगे तो उसका प्रेशर घटेगा, या फिर इसको उल्टा ही बोल सकते हैं कि नियत तापमान पर किसी वस्तु के प्रेशर में वृद्धि करेंगे तो उसके आयतन में कमी होती है। ये किसका नियम था मेरे भाई, तो ये बायल का नियम था। एक बार मैं इन सब चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से, तो आप लोग ध्यान समझिएगा। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है मेरे भाई, तो पी भी बराबर एन आर टी होता है। क्या होता है, पी बराबर एन आर टी, जहाँ पर पी मेरे भाई प्रेशर है, वी हमारा वैल्यूम है, एन हमारा नंबर ऑफ मोल्स हैं, जबकि आर गैस कांस्टेंट है, टी हमारा टेम्परेचर है। क्लियर, ठीक है। अब मेरे भाई हम लोगों को बात पता है कि एन और आर कांस्टेंट होंगे, क्यों, क्योंकि मोलों की संख्या फिक्स होती है और आर की संख्या फिक्स होती है। क्लियर, ठीक है मेरे भाई। अगर एन आर कांस्टेंट हुए तो एक बार हम पी को कांस्टेंट कर रहे हैं, पी को कांस्टेंट करेंगे तो मेरे भाई पी भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इनका रिलेशन डायरेक्टली बनेगा। तो पी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब अगर नियत प्रेशर पर किसी वस्तु के तापमान में वृद्धि की जाएगी तो उसके आयतन में वृद्धि होगी। ये नियम दिया था चार्ल्स ने। तो मेरे भाई क्लियर। दूसरा नियम क्या, हमने पी को नियत कर दिया, अब एक बार हम भी को नियत करते हैं। हम जब भी को नियत करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, भी नियत, एन भी नियत, आर भी नियत, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो हमने यहीं पर ये चीज़ लिख रखा है कि नियत आयतन पर जब किसी वस्तु के तापमान में वृद्धि करेंगे तो उसके प्रेशर का मान बढ़ेगा, या फिर इसको उल्टा ही बोल सकते हैं कि नियत आयतन पर जब किसी, या फिक्स आयतन बोलिए या नियत आयतन बोलिए, जब नियत आयतन पर किसी वस्तु के प्रेशर में वृद्धि करेंगे तो उसके तापमान में वृद्धि होगी। और ये नियम मेरे भाई था गे लुकोस का नियम था। थर्ड नंबर क्वेश्चन मेरे भाई क्या है कि मैंने एक बार P को कांस्टेंट किया, एक बार हमने V को किया, तो एक बार T को भी कर देते हैं। एक बार जब T को करेंगे तो एन आर टी तीनों कांस्टेंट हो गया, बचे क्या, P भी। अगर इधर गुणा हो जाएगा उधर बन जाएगा 1/v, तो मेरे भाई यही आ गया P इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। मतलब ये हमारा नियम है बायल का नियम। तो बायल का नियम हमारा क्या कहता है कि नियत तापमान पर जब किसी वस्तु के प्रेशर में वृद्धि करेंगे तो उसके आयतन में क्या होगी, कमी होगी। या फिर इसको उल्टा बोलिए कि नियत तापमान पर जब किसी वस्तु के आयतन में वृद्धि करेंगे तो इसके प्रेशर में कमी होगी। तो मेरे भाई आज के क्लास से हम टोटल जितने भी उष्मा के क्वेश्चन बन सकते हैं थ्योरी बेस्ड, ये नहीं कि अब वन लाइनर मैं करवाऊँ, वन लाइनर आप लोग को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप लोग भी करिए, कुछ मैं क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन थ्योरी बेस्ड जितने थे मैंने सबको डिस्कशन कर लिया है। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाबा टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।